नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। 17th बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा विजेता बैच को शुरू किया गया है और ये विजेता बैच जो है यह रिवीजन बैच है। इसमें सारे ही सब्जेक्ट का रिवीजन कम एमसीक्यूज करवाया जा रहा है और ये जो एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है और संभावित जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको इसमें समाहित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो उसी सीरीज में हम लोग साइंस में हम लोग फिजिक्स का के कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने देख लिया था, तो उसी को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था उष्मा एवं उष्मागतिकी, चुंबकत्व, प्रकाश व रंग, ध्वनि व तरंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पदार्थ की अवस्था, इन सब टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया था और यांत्रिकी से भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। अब इसमें जो है यांत्रिकी के अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद फिजिक्स सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। ठीक है, हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक देख लिया था, अब 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 31 का, कौन सी घटना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की नहीं है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की कौन सी घटना इसमें नहीं है, बेसिकली ये पूछ रहा है। इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मतलब हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति बल। सेकंड है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला, पृथ्वी पर पेड़ों का उगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो ये सब जो देख रहे हैं सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति बल, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। हमारी पृथ्वी से बंधे रहेगा, पृथ्वी जो है एक सराउंडिंग में बंधा हुआ है, उसका भी जो रीजन है वो गुरुत्वाकर्षण ही है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है ये भी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के चलते ही होता है। और ये जो है पेड़ों पर पृथ्वी पर पेड़ों को उगना, यह इसका कोई संबंध नहीं है गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। सेकंड है गुरुत्व बल सबसे दुर्बल बल है। पिंडों के बीच दूरी बढ़ने पर गुरुत्वीय बल का मान कम हो जाता है। फिर है पृथ्वी के समीप आने पर गिरती वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने लगता है। तो इसमें असत्य को पहचान करना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली जो होता है यह आकर्षण बल होता है, यह जो है आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, केवल आकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण नहीं होता। तो पहला ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ठीक है, और गुरुत्व बल जो है वो सबसे दुर्बल बल है, ये स्टेटमेंट सही है। पिंडों के बीच दूरी बढ़ने पर गुरुत्व बल का मान कम हो जाता है। जैसे ही पिंड के बीच दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्व बल का जो मान है वह कम हो जाता है। फिर देखते हैं पृथ्वी के समीप आने पर गिरती वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने लगता है। जैसे यहाँ से मान लिया सपोज करिए यहाँ से कोई वस्तु को गिराई जा रही है और यह जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे आ जाती है, इसका जो स्पीड है त्वरण जो है वह बढ़ता जाता है और पृथ्वी के नजदीक ही पहुंचने पर वह जो है तो त्वरण जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन फॉल्स स्टेटमेंट जो है इसमें चयन करना है। तो दे रखा है यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट है चंद्रमा का गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। सी नंबर है यदि पृथ्वी के चारों ओर अभिकेंद्र बल प्राप्त ना हो तो चंद्रमा रुक जाएगा। पलायन वेग किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व शक्ति में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला दे रखा है यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है बिल्कुल, कि पिंडों के जो द्रव्यमान अधिक कर देंगे तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा, उस रेशियो में ही वो बढ़ता जाएगा। तो यह स्टेटमेंट सही है। फिर है चंद्रमा का गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यदि पृथ्वी के चारों ओर अभिकेंद्र बल प्राप्त ना हो तो चंद्रमा रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए तो चंद्रमा रुक जाएगा, थोड़ा सा डेविएशन जरूर हो सकता है, लेकिन चंद्रमा का ये एक अपना पाथ होता है, इससे अभिकेंद्र बल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर जो सी है वो गलत है
और पलायन वेग किसी वस्तु को पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति में बाहर निकाल देता है। ये स्टेटमेंट सही है। आप जानते हैं पलायन वेग जो होता है बेसिकली 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को भेजा जाए तो वो वापस नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी से संबंधित कथन अध्ययन करके गलत कथन को चयन करना है। ठीक है, तो पहला दे रखा है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, ध्रुवों पर विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है। फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें गलत चूज करना है। तो आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, ये जो जी का जो वैल्यू होगा वो कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जी का वैल्यू कम होगा। और ध्रुव से, अब जैसे ध्रुव से आप विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो है जो जी का मान जो है वो घटता है। आपको ये चीज पता होगा कि यहाँ आर जो है कम है, मतलब रेडियस जो है कम है, तो यहाँ जी का वैल्यू ज्यादा होगा, और यहाँ आर अधिक है तो जी का वैल्यू सबसे कम होगा। तो आप इधर जैसे ही आएगा तो जी का मान जो है घटता जाएगा विषुवत साइड। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका गलत स्टेटमेंट है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कागज व पत्थर एक समान ऊंचाई छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है, इसका क्या कारण है? यानी पत्थर जो है पहले पहुंच जाता है जबकि कागज जो है बाद में पहुंचता है, इसका रीजन क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है, कागज पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरोध घर्षण बल लगता है। फिर दे रखा है सेकंड, कागज पर कोई गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता है। फिर सी है पत्थर का द्रव्यमान कम है, और फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेसिकली कागज पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरोध घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो इस वजह से ही है जो कि कागज बाद में पहुंचता है, और कागज पर जो है बेसिकली ड्रैग लग रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं, इसका आंसर आपको इसमें ढूंढना है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल छीन या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम वेग से कम है, पृथ्वी के निकटता कारण। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल जो है छीन या बिल्कुल भी नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। वहां है लेकिन 1/6 है वहां पे। ठीक है, और जानते हैं पृथ्वी के भार का 1/6 जो होता है चंद्रमा पर होता है। ठीक है, और इसका रीजन बेसिकली ये है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। तो स्टेटमेंट नंबर जो बी है वो सही है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य यानी फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ए नंबर दे रखा, चंद्रमा पर किसी मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 रहता है। तो ये भार नहीं रहता, द्रव्यमान रहता है। आप द्रव्यमान रखिएगा ध्यान, ठीक है, भार नहीं। तो पहला ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्या पूछा है? असत्य पूछ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है। नहीं, ये भार, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया हूं, सॉरी। भार जो है, भार कम होगा, द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। द्रव्यमान में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भार मैं उल्टा बोल दिया था, और भार में जबकि चेंज आता, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता जबकि भार में चेंज आता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर पे आते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य जबकि द्रव्यमान पूर्ववत रहेगा। फिर स्टेटमेंट, वस्तु का भार हुआ द्रव्यमान एकदम शून्य, वस्तु का भार समान हुआ द्रव्यमान शून्य। तो इसमें बेसिकली होगा कि वस्तु का जो भार है शून्य होगा, और जबकि द्रव्यमान जो है पूर्ववत जैसा रहेगा अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक समाप्त हो जाता है पृथ्वी पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि वस्तु का भार जो है शून्य रहेगा जबकि द्रव्यमान जो है वो पूर्ववत बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। पलायन पिंड के आकार पर भी निर्भर करता है। पलायन वेग में फेंके गए पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आते हैं।
उपग्रहों को पलायन वेग से प्रक्षेपित किया जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका जो आंसर होगा बेसिकली, अच्छा मेन चीज ये है, देख लीजिए को उपग्रह जो है, उपग्रह को पलायन वेग से नहीं भेजा जाता, जबकि इसको कक्षीय वेग से भेजा जाता है। इसको कक्षीय वेग से भेजा जाता है। तो एक तो सी नंबर स्टेटमेंट गलत है, और पलायन वेग से फेंका गया पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर किसी वस्तु को भेजा जाता है, फेंका जाता है, तो वो वापस नहीं आते हैं। और एक ये है, क्या है, पलायन पिंड के आकार पर भी निर्भर करता है, तो ये करता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है सी नंबर इसका आंसर जो है, सॉरी, आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2, एक और सी जो है, ए और सी जो है वो गलत हो जाएंगे, तो एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम, 1 दिन बराबर 86,400 सेकेंड, 1 क्विंटल बराबर 10 पर पावर 5 ग्राम, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 क्विंटल बराबर हो जाएगा 10 पर 5 ग्राम, सही है। 1 क्विंटल बराबर 1000 किलो होता है बेसिकली, तो 1000 किलो को ग्राम में बदलेगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा, 2 शून्य और लगा देंगे, तो 10⁵ हो गया। और एक दिन में इतना सेकंड होते हैं 86,400 सेकंड, और 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम। तो सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 41 पे। असंगत युग्म का चयन कीजिए। दाब बार, घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, बल डाइन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बल, दाब का जो मात्रक है बार भी होता है, वायुमंडलीय जो दाब मापते हैं बार से मापते हैं। घनत्व किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी ठीक है। बल जो है डाइन, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसमें असंगत है, सारे ही जो है स्टेटमेंट मैच जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा मात्रक दूरी से संबंध रखता है? तो इसमें पार्शिक भी जो है दूरी से संबंध रखता है, प्रकाश वर्ष भी और मीटर भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो देख लीजिए, अच्छा ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में कम हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 फर्मी बराबर होता है, तो 1 फर्मी बराबर होता है बेसिकली 10⁻⁻15 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में सारा दे रखा तो 2 कम कर दीजिए, 10⁻13 सेंटीमीटर। तो कौन सा है? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 पार्शिक बराबर होता है, तो 1 पार्शिक बराबर होता है 3.08 इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन को चुनिए। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापा जाता है। पास्कल दाब का SI मात्रक नहीं है, और प्रकाश वर्ष व फर्मी दूरी का मात्रक है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है असत्य पूछा कि इसमें जो है कौन स्टेटमेंट असत्य है? तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, बिल्कुल सही है। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापते हैं, ये भी सही है। पास्कल दाब का SI मात्रक नहीं है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। पास्कल दाब का तो SI मात्रक होता ही है। प्रकाश वर्ष और फर्मी दूरी का मात्रक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सी नंबर जो है स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं 47। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक अर्ग, जबकि CGS मात्रक जूल होता है। पास्कल दाब का SI मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन को चूज करने के लिए बोल रहा है। तो न्यूटन का जो मात्रक होता है किलोग्राम त्वरण, ये बेसिकली इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। किलोग्राम त्वरण बोल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर स्क्वायर तो सही दे रखा है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है, ये गलत है, मूल मात्रक नहीं है। ऊर्जा का SI मात्रक अर्ग, जबकि CGS मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का जो होता है वो जूल होता है, उल्टा दे रखा है, ऊर्जा का जूल होता है, और जबकि इसका कहाँ गया CGS, इसका CGS मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। तो दोनों जो है स्टेटमेंट गलत दे रखा है, मतलब एक दूसरे एक्सचेंज कर रखा है। और पास्कल दाब का SI मात्रक नहीं होता है,
ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट सही वाला पूछ रहा था, तो ये जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एम्पियर को विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता को ओम मीटर में, कैलोरी को उष्मा उष्मा को कैलोरी में। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें जो है तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। विद्युत धारा जो एम्पियर में मापी जाती है, प्रतिरोधकता जो ओम मीटर में, और उष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। तो उपयुक्त में से क्या पूछा था? असंगत, असंगत कोई सही नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। और सेंटीमीटर में दे रखा तो 2 कम कर दीजिए, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि इसमें कौन सी है? बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा, कि मूल भौतिक राशि जो है वह विद्युत धारा ही है। ठीक है, अब आते हैं 51 पे। ठीक है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो विद्युत विभव क्या है? एक सदिश राशि है, अदिश राशि है? तो विद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि है। तो यह एक अदिश राशि है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है सही है, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हर्ट्ज दे रखा है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को आप जानते हैं कि हर्ट्ज में मापा जाता है, और आवृत्ति को अगर बढ़ाया जाए तो ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है वो वायलेट कलर की होती है, और सबसे कम जो होती है वो रेड कलर की आवृत्ति होती है। तो इन सब चीजों को भी आप ध्यान रखा कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो आप जानते हैं कि विकृति का जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर किसका मात्रक है? ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध, चालकता, प्रतिरोधकता, आवेश। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम मीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे माप की जाएगी? तो इसको आप याद रखिएगा, 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। ठीक, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब मैच कराना है, तो आप मैच करवाइए। जूल को किस में मापा जाता है? तो कार्य को जूल में मापते हैं हम लोग। ठीक, एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में, तो धारा को एम्पियर में हो गया, और उष्मा को कैलोरी में। फिर मिला लीजिए, फिर ए का हो गया 3, ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, पहले में ही मिल रहा है ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पायर हीलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए जाता है? तो पायर हीलियोमीटर जो होता है ये बेसिकली सोलर रेडिएशन के मापने के लिए होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसमें कुछ और भी हैं, उसको देख लीजिए, कि जैसे एक इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर जो है बेसिकली वो सौर विकिरण की माप करता है। ठीक है, सौर विकिरण। और एक होता है सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट जो होता है वो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। ठीक है, कोणीय दूरी को मापता है। और एक है नेफ्रोस्कोप। तो नेफ्रोस्कोप जो है वो बादलों की ऊंचाई को मापता है। किसकी? बादलों की ऊंचाई को। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फायदोमीटर का जो होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, यूडोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है बेसिकली वो हवा में आर्द्रता की माप करता है। और ये जो यूडियोमीटर जो है ना वो मिश्रण गैस के आयतन को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनीमोमीटर से मापते हैं, तो एनीमोमीटर से आप जानते हैं कि वायु गति की स्पीड को मापा जाता है, स्पीड ऑफ एयर, इसकी माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राशि की माप का न्यूनतम मान कहलाता है? तो अल्प, इसका नाम ही सब पता चल रहा है, अल्पमांक। ठीक है, इसका इंग्लिश में देख लीजिए, इसको बोला जाता है लिस्ट काउंट।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक यथार्थ है? तो 4500 ग्राम जो है ये सर्वाधिक यथार्थ पाठ्यांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ऊंचाई इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। u जो है इनिशियल स्पीड है और a एक्सेलरेशन और t जो है टाइम है। ठीक है, तो u हो जाएगा 0, ठीक है, और प्लस ए टी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 9.8 और सेकंड कितना है 3, यानी 9.3 इंटू 3 कितना हो गया, यानी हो गया 4 और 9 तिया 27, 27 तो 29, यानी 29.4 मीटर पर सेकंड इसका जो हो जाएगा क्या बोलते हैं, स्पीड हो जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र, तो आप जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी बराबर जो होता है ए होता है, मतलब एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो इससे आप निकाल सकते हैं। और ये हो गया ना v बराबर ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये तो हो गया एक नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्यों कठिन है? बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर जो है डी सही है कि सड़क की अपेक्षा जो है बर्फ में घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 66 नंबर। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर सेकंड की चाल से खिसकी, बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो इसको आप, ये कैलकुलेशन है, तो ये द्रव्यमान पूछा है बेसिकली कि कितना होगा, आप इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो द्रव्यमान m एवं स्मॉल m और कैपिटल M को संलयित करने पर द्रव्यमान केंद्र अस्थित होगा, तो द्रव्यमान केंद्र जो अस्थित होगा वो m की ओर होगा, बड़ा M की ओर। ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएगा बड़े M की ओर। बल आघूर्ण का इकाई मात्रक न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं को गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:1 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। ये सब फॉर्म वो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 2:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान क्या होता है? इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और इसकी गतिज ऊर्जा घटती है। इसकी स्थिति ऊर्जा घटती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है, इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों घटती है। तो किसी वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने पर ना, पहले क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, और इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों फिर बढ़ती है। तो ये जो स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और इसकी स्थिति ऊर्जा घटती है और इसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो सही है, और ये दोनों गलत हैं, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब कोई झूला अपनी विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक होता है? तो झूला के बारे में बोल रहा है कि कोई झूला अपनी विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो कौन सा एक होता है? ठीक है, तो आप जानते हैं जैसे झूला है तो ये यहाँ पे जाएगा, तो आप जानते हैं कि जितना एच की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, अभी जैसे यहाँ पे गया तो ये गतिज ऊर्जा में गया। ठीक है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे रुकेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जितना हाइट ज्यादा रहेगी ना, हाइट ज्यादा रहेगी तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना, और गतिज ऊर्जा कमजोर होगी, तो ये ऑप्शन जहां भी है वो सही होगा। तो आप बी नंबर ऑप्शन पे देखिए, इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही जो मैंने अभी समझाया कि ये हाइट पे बेसिकली ये डिपेंड करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का, तो आप जानते हैं कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश होता है,
सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 75 नंबर। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है क्योंकि, इसके मीनार गिरने का क्या कारण है कि क्यों नहीं गिरती है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है वो तल के अंदर रहती है, मतलब जो सेंटर में ये रहती है, इसलिए वह गिरती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो पृथ्वी का आकर्षण पूछ रहा है क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 75। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान में अगर किसी को सेव को छोड़ा जाए तो वो उसी गतिमान से चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर क्या मान होगा? तो वह जो है 2% बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये 77 नंबर क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या होगा? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका भार जो है शून्य होगा, उसका भार जो है वह शून्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये अलग सेट है इसमें, तो इसको अब देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। तो हाइड्रोजन बम का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, और ये नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर ये जो है कृत्रिम सूर्य जो क्रिएट किए जाते हैं ये जो है नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। और नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया पर परमाणु भट्टी वगैरह जो है, परमाणु भट्टी ये जो है नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होती है, और अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया पर जो आधारित होती है वो परमाणु बम होती है। परमाणु बम ये जो होता है अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो किस पे जो है चार्ज नहीं है? आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे जो है वो कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व, तो आप जानते हैं कि यूरेनियम है, ये रेडियम, प्लूटोनियम नहीं है, यह यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम 235 का यूज हम लोग करते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन ये है बेसिकली। ये आप ये बहुत बार क्वेश्चन देखते होंगे। ये कॉस्मिक किरणें हैं, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती है कॉस्मिक किरणें। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु कहाँ मिलेगा? तो प्राकृतिक तत्व मिलेगा, तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो आप जानते हैं कि 82+ वाला जो होता है परमाणु संख्या वाले वो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। तो यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, रेडियम भी है। कैडमियम जो है वो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, तत्व नहीं है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आप जानते हैं कि आइंस्टीन का एक फॉर्मूला दिया हुआ E = mc²। तो पदार्थ को जो है ऊर्जा में बदला जा सकता है, आइंस्टीन महोदय ने ही कहा था। यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से क्या बनता है? आप जानते हैं कि बिजली बनता है। गामा किरणें हैं, तो गामा किरणें क्या हैं? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग, यही बिल्कुल सही है। गामा किरणों में जो होता है ना, ये इसमें आवृत्ति बहुत होती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और आवृत्ति ज्यादा होने की वजह से ऊर्जा भी अधिक होती है। तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा, तो ये नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है,
तो नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, ये बेसिकली पूछ रहा है। तो यूरेनियम का अल्फा कणों में, पिंड का ऊर्जा में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, अब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। तो बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है पिंड का ऊर्जा में इसका आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर होगा। 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये आप याद रखिएगा, 20 टन विस्फोटक ट्राई नाइट्रोटाइलून को विस्फोट करने की जितनी ऊर्जा प्राप्त है, मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो है यह ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदक के रूप में कार्य करता है? तो मंदक के रूप में कौन कौन सा कार्य करता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट, ये दोनों जो हैं मंदक के रूप में काम करते हैं। तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संलयन के संदर्भ में सत्य है? नाभिकीय संलयन के बारे में पूछ रहा है, इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर का एक उदाहरण है। हाइड्रोजन बम संलयन में प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सारे जो स्टेटमेंट है ये सही है। सारा जो कॉन्सेप्ट ये जो है वो इन्फो दे रखा है, ये सारा ही जो है सही है, ठीक है। बेल 2 प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बेल 2 के बारे में पूछा है, तो इसे बी मेसान के गुणों के अध्ययन हेतु डिजाइन किया गया है। तो बेल 2 को आप बी मेसान से आप याद रख सकते हैं, ठीक, दोनों बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनियंत्रित ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो अनियंत्रित ऊर्जा किससे उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन में भी होती है और नाभिकीय विखंडन में, तो दोनों में जो है ऊर्जा अनियंत्रित उत्सर्जित होती है। तो एक से अधिक हो जाएगा आंसर, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइक्लोट्रॉन के द्वारा किनमें उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें जो है ऊर्जा उत्पन्न उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो ए और सी इसमें सही हो जाएगा। तो और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है, तथा ऊर्जा का उत्पन्न होना। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाइड्रोजन का जो हीलियम में जो परिवर्तन है यही है इसका कारण। यही जो है हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है तो वह ऊर्जा का स्रोत बनता है। 1H2 प्लस 1H3 यही जो है 2He4 बनता है और ये हीलियम का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सत्य है? नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछ रहा है, कौन से ये सत्य है? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय विक्रिया, ये गलत है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत बिजली उत्पन्न करता है, ये सही है, बोल सकते हैं। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो बी और सी जो है, सॉरी, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय, ये तो होता ही है ना, न्यूट्रॉन का तो प्रयोग होता ही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है ही। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाभिकीय ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नाभिकीय विखंडन ईंधन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम का भंडार अधिक है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थोरियम का जो भंडार है यूरेनियम की तुलना में अधिक है। एक समान इकाई द्रव्यमान की स्थिति में थोरियम प्रकृति यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। थोरियम में यूरेनियम से अधिक ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता होती है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोरियम यूरेनियम की तुलना में अधिक उपयोगी है, ये भी ठीक है। तो तीनों जो स्टेटमेंट है, तीनों जो स्टेटमेंट थे ये तीनों ही सही है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समृद्ध यूरेनियम मतलब एनरिच्ड यूरेनियम इसको बोल सकते हैं, एनरिच्ड। तो एनरिच्ड यूरेनियम किसको कहते हैं? तो एनरिच्ड यूरेनियम जो कहेंगे, यूरेनियम 235 के कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाना, तो है बी। एक्चुअली क्या होता है, यूरेनियम का आप शुद्ध रूप प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। यूरेनियम 235 जो है यही कृत्रिम रूप से इसका सप्लाई होता है और यही जो है इसका प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूरेनियम, और वो भी खासकर यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव जानते हैं कि 82 प्लस से जो परमाणु संख्या वाले हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो इसमें जो है जर्कोनियम जो है वो जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश आवेश -1 होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट ये गलत है। ई गोल्डस्टीन ने केनाल रे की खोज की थी, ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। इलेक्ट्रॉन पे तो कोई निगेटिव चार्ज होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अणु पदार्थ के भी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और ये जो सी नंबर जो स्टेटमेंट है सही है, अणु पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो केवल 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन को पहचानिए। परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने होते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? प्रोटॉन परमाणु के बाहरी भाग में अवस्थित होता है। प्रोटॉन थोड़ा होता है बाहरी भाग में, ये तो इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो बी नंबर जो स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को परमाणु से आसानी से निकाला जा सकता है, बिल्कुल। तो ये जो स्टेटमेंट सारा से बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। और दूसरा दे रखा, परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? तो किसी परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये भी जो है स्टेटमेंट समान सही है। तो और इसका रीजन भी दे रहा, तो 1 नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28। नाभिकीय मॉडल के संदर्भ में विचार कीजिए। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। तो चारों ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। आप जानते हैं कि नाभिक द्रव्यमान जो होता है n+p होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चारों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29। न्यूट्रॉन के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है न्यूट्रॉन के संदर्भ में। ठीक, यह सभी तत्व के परमाणु के नाभिक में होता है। यह सभी तत्व के परमाणु के नाभिक में होता है, नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जैसे 1H1, तो इसमें कहाँ हुआ? इसमें तो n+p होता है, तो n+p 1 है, यानी न्यूट्रॉन 0 होगा, तभी तो प्रोटॉन 1 होगा। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, यही एक एक्सेप्शनल है। तो ए नंबर ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी, सही है। या नावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है, सही है, n से दर्शाया जाता है। तो ये ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है। समस्थानिक और इसका उपयोग पूछा जा रहा है। यूरेनियम का जो उपयोग होता है आप जानते हैं किसमें होता है? परमाणु भट्टी में होता है, कोबाल्ट कैंसर का उपचार में, और आयोडीन का घेगा में। ठीक है, 2 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक समान गति में निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होती है? तो दीर्घतम किसकी होगी तरंगदैर्घ्य? इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, एक समान गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। अल्फा कण किस परमाणु के नाभिक होते हैं? तो अल्फा कण जो होते हैं हीलियम के नाभिक होते हैं, 2He4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीगो का अर्थ है, तो लीगो का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ए नंबर जो है इसका स्टेटमेंट सही है। 34 नंबर देखते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? तो इस प्रेक्षण का क्या महत्व है देख लेते हैं। हिग्स बोसोन कणों का विज्ञान हुआ? नहीं। गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ब्लैक होल से जो बेसिकली है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता चल पाया। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल का क्या कार्य होता है? जानते हैं कि न्यूट्रॉन की गति को यह कम करता है।
तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में यह दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परमाणु के नाभिक की अस्थिरता का क्या कारण है? तो किसी कोई नाभिक अगर अस्थिर है तो इसका नाभिकीय बल इसका कारण होगा। ठीक है, बी नंबर होगा इसका आंसर, सॉरी सी नंबर होगा नाभिकीय बल। नेक्स्ट पे आते हैं। परमाणु घड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु घड़ियों के संचालन का सिद्धांत नाभिकीय भौतिकी पर आधारित है। यह स्टेटमेंट गलत है। नाभिकीय भौतिकी पर आधारित नहीं होता, जबकि यह परमाणविक प्रणाली पर यह आधारित होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। अपनी अत्यधिक सटीकता कारण परमाणु घड़ियों का उपयोग आमतौर पर अंतरिक्ष मिशनों के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। तो केवल 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39। हथियार दे रखा और उसके कार्य सिद्धांत दे रखे हैं। तो ये किस सिद्धांत पे ये बेसिकली काम करता है? तो थर्मोबेरिक, थर्म से नाम है, थर्म मतलब टेम्परेचर होता है, आपको पता है। थर्मोबेरिक, तो थर्म वाला देख लीजिए। तो यह जो हो जाएगा उष्मा और दाब। हाइड्रोजन बम क्या हो गया? परमाणु संलयन। और परमाणु बम हो गया परमाणु विखंडन। तो एक का ये तो हाँ, क्या बोल रहा था इसमें कौन सा सही है? सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित सिर्फ 3 है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 40 पे। नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? तो ऐसे वाले स्टेटमेंट जो होते हैं सारे में ही किया जाता है नाभिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आज के टाइम में तो सारे ही क्षेत्र में किया जाता है। तो सीधा जो सारा जो उसमें मारिए 1 2 3 4 5। ठीक, देख लेते। खाद्य संरक्षण में होता है, चिकित्सा में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग में भी होता है, धुएं का पता लगाने में भी होता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? साइक्लोट्रॉन के संबंध में। ठीक है, तो इस आवेशित कणों को त्वरित करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तथा इसे स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट यह सही है। एक मेडिकल साइक्लोट्रॉन केंद्र साइक्लोट्रॉन 30 तमिलनाडु में अवस्थित है। तो ये तमिलनाडु में नहीं है, जबकि यह कोलकाता में अवस्थित है। ये आपको ध्यान रखना, ये कोलकाता में अवस्थित है, ना कि तमिलनाडु में। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है केवल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। न्यूट्रिनो एक अति सूक्ष्म प्राथमिक कण या मूल तत्व है जो परमाणु का हिस्सा है। तो क्या बोला, कौन सा कथन सही है? न्यूट्रिनो एक अति सूक्ष्म प्राथमिक कण, प्राथमिक कण नहीं है ये न्यूट्रिनो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है प्राथमिक कण। तो यह अन्य पदार्थ कणों के साथ कमजोर रूप से संपर्क करता है। ये स्टेटमेंट जो है सही है। और थर्ड नंबर क्या, न्यूट्रिनो का उत्पादन लैब में नहीं किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल 2 नंबर जो स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, तो इस तरह हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। अब एक लेक्चर इसमें और आएगा जो कि 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होंगे उसमें, और उसके बाद फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।